हे गाइस, काफ़ी टाइम बाद लेक्चर आ रहा है आज केमिस्ट्री का। लास्ट क्लास जब हुई थी उस टाइम पे एफ ब्लॉक जो था वो मैंने स्टार्ट कर दिया था और कुछ बातें मैंने उसमें बता भी दी थी आप लोगों को। आपने लेक्चर देखे होंगे वहाँ पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एफ ब्लॉक के आगे के टॉपिक। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हालांकि टॉपिक में वो ऐसा क्वेश्चन है नहीं। जब हम एनसीईआरटी पढ़ा करते थे तो वहाँ पे था इसके बारे में, टॉपिक के बारे में, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज और रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज के बारे में भी था डी ब्लॉक के। लेकिन आरबीएससी में ऐसा है नहीं। मैंने आज देखा तो क्वेश्चन था उसमें, वो वाला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि क्रोमियम 2 पॉजिटिव व मैग्नीज 3 पॉजिटिव बोथ हैज D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Cr2 पॉजिटिव व Mn3 पॉजिटिव दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो D4 है। अब अपनी बुक्स जो भी मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है किताब आरबीएससी की, आप वहाँ पे जाओगे, लास्ट में क्वेश्चन आपको दिखते ही हैं। पाठ्य पुस्तक निहित प्रश्न जो होते हैं उसमें आप देख लेना, अभ्यास प्रश्न में वहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा आपको कि Cr2 पॉजिटिव व Mn3 पॉजिटिव दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, D4 है। लेकिन ये जो है ये अपचायक होता है, ठीक है। इसका नेचर है रिड्यूसिंग और इसका नेचर है ऑक्सीडाइजिंग, ये ऑक्सीकारक है। Mn3 पॉजिटिव ऑक्सीकारक है और Cr2 पॉजिटिव जो है वो अपचायक है। ये डी ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है, डी ब्लॉक में आपको कंप्लीट करवा चुका हूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन पे हमें फोकस करना है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन अगर आ गया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर एनसीईआरटी होता तो एनसीईआरटी में क्या होता, मैं आपको पढ़ा चुका होता डी ब्लॉक में ये क्वेश्चन क्या इस टॉपिक के बारे में मैं पढ़ा चुका होता। लेकिन क्योंकि आरबीएससी में तो था नहीं, लेकिन क्वेश्चन है तो देखो, क्वेश्चन अगर सिलेबस में दिया हुआ है पीछे तो मैंने पहले भी कहा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन पीछे दिए हुए हैं वो आपके कोई भी सिलेबस में काउंट होंगे, कोई भी क्वेश्चन हो और वो सिलेबस में काउंट होंगे तो वो क्वेश्चन आ भी जाएंगे। जैसे ये इसका टॉपिक है नहीं लेकिन ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन है, इसका मतलब ये आएगा जरूर। तो इस पे हम फोकस करते हैं। पहले Cr2 पॉजिटिव और Mn3 पॉजिटिव अगर दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो एक को हमने अपचायक क्यों लिखा है, एक को हमने ऑक्सीकारक क्यों लिखा है, ठीक है। पहले ये बताओ अपचायक क्या होता है और ऑक्सीकारक क्या होता है। अगर आपने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, तो आपने पढ़ा होगा कि अपचायक का मतलब वह होते हैं ऐसे तत्व जो अपना क्या करते हैं, या ऐसे ग्रुप जो अपना ऑक्सीडेशन करते हैं और किसी दूसरे का क्या कर देते हैं, अपचयन कर देते हैं। मतलब स्वयं के इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं किसी दूसरे को, वो आपके क्या कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। यानी कि Cr2 पॉजिटिव जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cr3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या है, स्वयं का इसने ऑक्सीडेशन कर दिया। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना, इलेक्ट्रॉन को त्यागना, यहाँ पर, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, इसने खुद का ऑक्सीडेशन किया, 100% श्योर है किसी दूसरे का अपचयन किया होगा, क्योंकि अगर अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो किसी दूसरे को ही दिया होगा, और जिसको इसने इलेक्ट्रॉन दिया उसका क्या हो चुका है, अपचयन हो चुका है। इसलिए प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है, अपचायक कहलाती है, ठीक है। अब ऑक्सीकारक का मतलब आप समझ ही गए होंगे। ऑक्सीकारक का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन स्वयं तो ग्रहण करेगा, यानी कि स्वयं का तो ये अपचयन करेगा, दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा, इसलिए इसको हम ऑक्सीकारक कहते हैं। ऑक्सीकारक किसी दूसरे का ऑक्सीकरण करना, खुद का अपचयन करना। जैसे अपचायक का मतलब खुद का ऑक्सीडेशन और दूसरे का अपचयन, ठीक है। अपचायक खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी दूसरे का क्या कर रहा है, अपचयन कर रहा है। ये खुद का क्या करेगा, अपचयन करेगा, किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा। और जब ये खुद का अपचयन करेगा तो आप अच्छे से समझ रहे हो, अपचयन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है।
तो इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, यानी कि Mn3 पॉजिटिव से ये किस में आ जाएगा, Mn2 पॉजिटिव में आ जाएगा। दैट्स वाई इसको हमने ऑक्सीकारक कहा है, क्योंकि इसने खुद का अपचयन किया, यानी कि किसी दूसरे का क्या किया है, ऑक्सीकरण किया है ना, जहां से इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि ये Cr2 पॉजिटिव भी D4 है, Mn3 पॉजिटिव भी D4 है। तो ये जो Cr2 पॉजिटिव है ये Cr3 पॉजिटिव में क्यों जाता है, और जो Mn3 पॉजिटिव है ये Mn2 पॉजिटिव में क्यों आता है, इसका आपको आंसर लिखना है। देखो इसका आंसर तो आप डायरेक्ट समझ लो, D4 कॉन्फ़िगरेशन है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो Mn2 पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, ये D5 आ जाएगा। और D5 क्या है, हाफ फील्ड है ना, हाफ फील्ड हो गया। अर्धपूरित कक्षक हैं जिनको हम कहते हैं, अर्धपूरित कक्षकों की वजह से जो Mn3 पॉजिटिव है वो ऑक्सीकारक गुण शो करता है, क्योंकि अगर ये ऑक्सीकारक नेचर शो करेगा तभी जाकर के D4 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, D5 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो मोर स्टेबिलिटी का रीजन है कि Cr2 पॉजिटिव से ये Cr3 पॉजिटिव में आ रहा है, Cr2 पॉजिटिव से ये Cr3 पॉजिटिव में आ रहा है, इसका जो मेजर रीजन है वो मेजर रीजन क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्रोमियम Cr2 पॉजिटिव से Cr3 पॉजिटिव में इसलिए जाता है क्योंकि इसकी जो T2G ऑर्बिटल होती है वो हाफ फील्ड रह जाती है। अब T2G क्या होता है उसको अभी ध्यान में मत रखो, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, बस इतना ध्यान रखना। Cr3 पॉजिटिव Cr2 से Cr3 पॉजिटिव में जाने पर जो T2G ऑर्बिटल होती है वो हाफ फील्ड हो जाती है, ठीक है। पहली बात, Mn3 पॉजिटिव से Mn2 पॉजिटिव में गया, ऑक्सीकारक गुण है। क्यों ऑक्सीकारक हुआ, क्योंकि D5 जो है वो हाफ फील्ड है, तो इसका D4 होता है। ऑक्सीकरण किसी दूसरे का करेगा, स्वयं का अपचयन करेगा तो D5 में चले जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, हाफ फील्ड हो गया। हाफ फील्ड होने के कारण ये क्या हो जाता है, मोर स्टेबल रहता है यहाँ पे, इसीलिए मोर स्टेबिलिटी के कारण ये स्वयं का अपचयन कर देता है, किसी और का ऑक्सीकरण कर देता है, यानी कि ऑक्सीकारक नेचर शो करता है। अपचायक नेचर क्यों कहते हैं हम इसका, मैंने अभी आपको बता दिया। T2G जो होता है वो हाफ फील्ड रह जाता है, क्यों, देखो Cr3 पॉजिटिव में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, D3 रह जाएंगे। और T2G की 3 ऑर्बिटल होती है, T2G में 3 ऑर्बिटल आती है, कौन कौन सी, DXY, DYZ और DZX। इन 3 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फील्ड रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो ये जो आपकी T2G है ये आपकी किस में आ गई है, हाफ फील्ड में आ चुकी है। और हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होती हैं वो मोर स्टेबल होती हैं। तो Cr3 पॉजिटिव T में Cr2 पॉजिटिव Cr3 पॉजिटिव में इसीलिए गया है क्योंकि यहाँ पर T2G हाफ फील्ड रह गया है। T2G के हाफ फील्ड होने के कारण इसकी जो स्टेबिलिटी है वो मोर हो चुकी है, ठीक है। Mn3 पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव में क्यों गया, क्योंकि D5 जो था हाफ फील्ड है, इसलिए इसकी मोर स्टेबिलिटी हो गई। ये दोनों आंसर आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। Cr2 अपचाय क्यों है, क्योंकि Cr2 पॉजिटिव जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो Cr3 पॉजिटिव में जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D3 बच जाएगा और इसकी T2G जो है वो हाफ फील्ड रह जाएगी, ठीक है, जो कि मोर स्टेबल होती है। अब यहाँ पर क्या होगा, Mn3 पॉजिटिव से Mn2 पॉजिटिव में क्यों गया, क्योंकि D5 हो गया, हाफ फील्ड है, मोर स्टेबल है। ये ध्यान में रखना आपको, आंसर ऐसा लिखना आपको, ठीक है, कि Cr2 पॉजिटिव Cr3 पॉजिटिव में इसलिए जाता है क्योंकि D3 कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है और ये इसकी जो T2G है वो हाफ फील्ड रह जाती है और मोर स्टेबल हो जाता है। Mn3 पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव में इसलिए जाता है या ऑक्सीकारक नेचर इसलिए दर्शाता है क्योंकि इसका D5 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये भी हाफ फील्ड है। अब ये T2G क्या है और एक इजी होता है, इसके बारे में मैं आपका, इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आपका, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में CFT एक टॉपिक आता है, उस टॉपिक से रिलेटेड बातें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। उसमें T2G ये सारी की सारी बातें आपको वहां पे पढ़ने को मिलेंगी। बस यहाँ पर आंसर लिखना है, आंसर लिखने के लिए मैंने बातें बता दी है। T2G में ये क्यों आते हैं, EG में वो 2 ऑर्बिटल्स क्यों आती हैं, ऑक्टाहेड्रल में, या जो भी है वो सारी की सारी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, जब मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगा। तो यहाँ तक आंसर समझ में आ गया इस क्वेश्चन का। अब आगे चलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के तरफ, जो टॉपिक आपका चल रहा था उससे आगे बढ़ते हैं। एफ ब्लॉक में जनरली मैंने आपको क्या क्या बता दिया था, जहां तक मुझे ध्यान है, तो आई थिंक मैंने आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया था,
इनको अंतर संक्रमण धातु या अंतर संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, या इनको दुर्लभ मृदा तत्व या दुर्लभ मृदा धातु क्यों कहते हैं, वहां तक शायद मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। आज हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एफ लॉग जो है वो दो श्रेणियों में बांटा गया है, दो सीरीज है इसकी। पहली सीरीज है आपकी लेंथेनॉइड सीरीज, और दूसरी सीरीज होती है एक्टिनॉइड। ठीक है, एक सीरीज होती है एक्टिनॉइड, एक सीरीज है आपकी लेंथेनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज इसको हम 4F सीरीज भी कहते हैं, एक्टिनॉइड सीरीज इसको हम 5F सीरीज भी कहते हैं। ठीक है, लेंथेनॉइड सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं हम Ln से, उसी प्रकार एक्टिनॉइड को हम शो कर देते हैं An से। ठीक है, ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है। देखो लेंथेनॉइड सीरीज में 4F सीरीज भी इसको कहते हैं, और एक्टिनॉइड सीरीज को हम क्या कहते हैं, 5F सीरीज भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब लेंथेनॉइड क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि ये लेंथेनम के बाद स्टार्ट हो जाती सीरीज। लेंथेनम La से रिप्रेजेंट करते हैं, 57 इसका एटॉमिक नंबर है। लेंथेनम एक डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। इसके बाद 14 एलिमेंट जो होते हैं वो आपके 4F श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये लेंथेनम के बाद आती है सीरीज, इसलिए इस सीरीज को हमने नाम क्या दिया है, लेंथेनॉइड सीरीज नाम दिया है। ठीक है, अब इसको हम एक्टिनॉइड सीरीज क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्टिनियम 89 एटॉमिक नंबर है। इसके बाद जो 14 एलिमेंट्स होते हैं वो इस सीरीज के अंतर्गत आ जाते हैं, इसलिए एक्टिनियम से रिलेटेड होने के कारण एक्टिनियम के जैसे उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए इनको हमने एक्टिनॉइड सीरीज कहा। जिस प्रकार इसको हमने लेंथेनम से लेंथेनॉइड कहा, उसी प्रकार एक्टिनियम से इनको क्या कहा है, एक्टिनॉइड्स कहा है। एक और बात मैं आपको बता देता हूं, लेंथेनॉइड्स को हम लेंथेनॉन भी कहते हैं और एक्टिनॉइड को हम एक्टेनॉन भी कहते हैं। ठीक है, लेंथेनॉइड को हम लेंथेनॉन भी कहते हैं और एक्टिनॉइड को हम क्या कहते हैं, एक्टिनॉन भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लेंथेनॉन पूछ सकता है आपको, लेंथेनॉन क्या होते हैं, या लेंथेनॉन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, या पूछ सकता है आपको एक्टिनॉन क्या होते हैं और एक्टिनॉन का क्या लिखिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो आपको ध्यान रखना है, लेंथेनॉन हम लेंथेनॉइड को ही कहते हैं और एक्टिनॉन हम किसको कहते हैं, एक्टिनॉइड्स को ही कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे लेंथेनॉइड्स के बारे में, और उसके बाद हम स्टडी करेंगे एक्टिनॉइड्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम 4F सीरीज, जिसको हम लेंथेनॉइड सीरीज भी कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लेंथेनॉइड से स्टार्ट करते हैं। लेंथेनॉइड्स लेंथेनॉइड्स किसको कहते हैं, ऐसे तत्व जिनमें बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन, या जिनमें आने वाला इलेक्ट्रॉन, जो आरबीसी ने लिखा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, अकॉर्डिंग टू आरबीसी, कि लेंथेनॉइड्स किसको कहा है कि बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन या जो भी आने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, यदि वो आपके 4F में जा रहा है तो इसका मतलब वो आपके कौन से तत्व हैं, लेंथेनॉइड्स हैं। ठीक है, यानी कि आने वाला इलेक्ट्रॉन या एंटर करने वाला इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, अगर 4F में एंटर कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी इलेक्ट्रॉन जो आपका बाहर से आ रहा है वो कहाँ एंटर कर रहा है, 4F में एंटर कर रहा है, तो इसको क्या कहा गया है, लेंथेनॉइड्स कहा गया। ठीक है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है, आपका 4F में एंटर कर रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएंगे, सारे के सारे एलिमेंट लेंथेनॉइड्स कहलाएंगे।
अभी लेंथेनॉइड जो होते हैं वो 6वें आवर्त में आते हैं। जो आपका 6वां आवर्त है, उस आवर्त के अंतर्गत इसको हमने लिया गया। लेंथेनॉइड जो होते हैं वो 6वें आवर्त के अंतर्गत आते हैं, साथ साथ जो तीसरा वर्ग है उसके अंतर्गत ही आते हैं। और क्योंकि सबकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो लगभग सिमिलर होती हैं, बहुत सारे गुणों में ये सिमिलरिटीज शो करते हैं, इसीलिए इनको एक ही वर्ग में रखा गया है और इस वर्ग को अलग कर दिया गया है पूरा का पूरा। लेंथेनॉइड आपने देखा होगा, लेंथेनॉइड हो चाहे एक्टिनॉइड हो, दोनों को एफ ब्लॉक को हमने अलग किया। तो ये तीसरे वर्ग के अंतर्गत और 6वें आवर्त के अंतर्गत आते हैं और इनको तीसरे वर्ग में पूरे के पूरे लेंथेनॉइड सीरीज के 14 एलिमेंट को हमने कहाँ रखा है, तीसरे ही वर्ग में रखा है, क्योंकि इन सब की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो लगभग समान होती हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज, इसीलिए। ठीक है, इट्रियम से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। इट्रियम से एटॉमिक नंबर है 39, एटॉमिक नंबर है 39। इट्रियम से ये दो प्रकार से सिमिलरिटी शो करते हैं। पहला, एक साथ खनिजों में ये पाए जाते हैं, कौन, लेंथेनॉइड और इट्रियम साथ में पाए जाते हैं खनिजों में। और दूसरी सिमिलरिटीज है, इनकी जो आयनिक रेडियस होती है वो लगभग इक्वल होती है। तो दो सिमिलरिटीज हैं, आयनिक रेडियस सेम होती है, ठीक है, लेंथेनॉइड सीरीज के जो एलिमेंट है इट्रियम से आयनिक रेडियस में समानता शो करते हैं और साथ साथ एक साथ खनिज में पाए जाते हैं। एक साथ कहां पाए जाते हैं, खनिजों में पाए जाते हैं। तो अगर आपसे दो सिमिलरिटी पूछते हैं कि इट्रियम की लेंथेनॉइड के साथ कोई दो समानताएं लिखिए, तो आपको समानताएं लिख देनी है कि एक तो आयनिक रेडियस इनकी क्या होती है, लगभग समान होती हैं, और दूसरे ये एक साथ खनिजों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये दो आपको लिख देने हैं अगर आपसे दो समानताएं पूछता है इट्रियम की। तो यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन दिए आपको, आप वहां से देख लेना, नोट डाउन कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। समझ में आ रही बात? छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, तो छोटे छोटे आंसर ही आपको लिखने होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, तो इट्रियम से भी समानता दर्शा दी है मैंने। अब मैं सीधे सीधे डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने वाला हूँ आप लोगों को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखते हैं हम, वो बात मैं यहाँ पे अब आपको डिस्कस करने वाला हूँ। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 4f 0 से 40, ठीक है, 5d 0 से 1, 6s2। वैसे 0 लिखा गया है, 0 तो होता नहीं है, बट क्या है कि लेंथेनम का 0 होता है और लेंथेनम को भी हमने इस सीरीज में कंसीडर कर लिया है, उसकी वजह से बस मैं यहाँ पर 0 लिख रहा हूँ। बाकी अगर हम जनरली देखें तो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो सीरियम से ही स्टार्ट होते हैं और उनमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एफ में आ जाता है, ठीक है। बट क्या है कि लेंथेनम में क्या है, लेंथेनम को भी हमने कंसीडर कर लिया लेंथेनॉइड सीरीज में ही, इसलिए उसकी वजह से मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया, या कहें तो आरबीएससी ने 0 लिख दिया, ठीक है। बाकी जनरली हम कहें तो 4f1 से लेकर के क्या होता है, इसमें 14 ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि सीरियम से स्टार्ट होता है आपका क्या, लेंथेनॉइड सीरीज। बट लेंथेनम से आगे के एलिमेंट्स सारे के सारे सिमिलरिटी शो करते हैं, इसलिए हमने इसको लेंथेनम को भी यहाँ कंसीडर कर दिया, ठीक है। तो मैं 4f सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले 4f सीरीज के एलिमेंट्स जो हैं 14 एलिमेंट, साथ में लेंथेनम भी, तो टोटल 15 एलिमेंट हो गए। 15 एलिमेंट्स को मैं एक साथ लिख के आपको बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाऊंगा। यह आपका लेंथेनम, सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, सिमारियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोस्मियम, होल्मियम, लास्ट में लुटेशियम आ गया, ठीक है। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया होगा वहां पे, लेकिन
आप लोग एडजस्ट कर लेना। सबसे पहले मैं सबका एटॉमिक नंबर बता देता हूं आपको। एटॉमिक नंबर देखो, लेंथेनम का तो होता है 57, ठीक है, लेंथेनम का तो होता है 57, तो ये हो जाएगा आपका 58, ये हो जाएगा 59, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 61, ये हो जाएगा 62, ये हो जाएगा 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71, और इसके बाद आपका हॉफमैम आ जाता है 72 से, वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये तो रहा इसका एटॉमिक नंबर। अभी देखो, अभी मैंने इसका जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था जनरल, वो था 4f था, 4f के बाद था एक था आपका 5d, और 5d के बाद था 6s, यही था। ठीक है, देखो 6s में तो 2 इलेक्ट्रॉन फिक्स हैं कि होते ही होते हैं, तो यहां तो आपको 2-2 लिख देना है। देखो मैं इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों लिखवाता हूं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसलिए लिखवाता हूं, इससे इजी हो जाता है याद करना, ठीक है। बस आप ये याद रखो कि ला सी पर नड पम सम यू गड टब डाई ओ इर टम यबलो, वो आपका अपना तरीका है, आप कोई सा भी तरीका याद करने के लिए अपना सकते हो। तो लेंथेनम से लुटेशियम तक आप एक बार इसको लिख दो अच्छे से याद करके, उसके बाद 57 से स्टार्ट कर दो, 71 तक जाओगे। उसके बाद आपको अच्छे से पता है 6s में तो 2 इलेक्ट्रॉन होने ही होने फिक्स है। अब क्या है, 4f में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5d में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बस ये 2 ही तो हमें ध्यान में रखने। तो 5d में आपको ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है, आप बस केवल 4f में ध्यान रखो। 4f में ध्यान रखते हैं आपको 5d के नंबर पता चल जाएंगे। आप पूछो क्यों, क्योंकि देखो इससे पहले जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो सबसे पहले लिखोगे जीनोन 54, यानी कि जीनोन में 54, जीनोन में 54, एटॉमिक नंबर जीनोन का 54 है, तो 54 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जीनोन 54 आ जाएगा। उसके बाद 54 के बाद लेंथेनम कितना है 57, तो अगर मुझे लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो जीनोन 54 तो हो गया। उसके बाद 6s में मुझे पता है 6s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 56 हो गया। अब बचा एक इलेक्ट्रॉन, वो डी में आएगा या एफ में आएगा, बस यही ध्यान रखना है। तो मैंने क्या कहा, आप डी को ध्यान में मत रखो, एफ को ध्यान में रखो, क्योंकि लेंथेनम डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसलिए इसके एफ में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आता है, तो आपका 0 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, 0 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो आप समझ गए डी में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो अब आपको 4f की एक गिनती याद रखनी है। 4f की गिनती इस प्रकार से याद रखनी कि 0 के बाद आपको 1 लिखना है, 1 के बाद 2 को भूल जाना है, 3 लिखना है, 3 के बाद आ जाना है 4, 5, 6 और 7, 7 के बाद 8 को मिस करके फिर से 7 लिखना है, फिर 9 आ गया, 10 आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया, 13 आ गया, फिर 2 बार 14। ये गिनती आपको याद रखनी है। थोड़ा सा गिनती गलत है, लेकिन गलती याद रखनी है यहाँ पर, तभी जाके आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान में रहेगा। तो 0 लिखना है, 0 के बाद लिखना है 1, 1 के बाद 3, 4, 5, 6, 6 के बाद 2 बार 7 आएगा, 7, 7 आगे फिर 9, 10, 11, 12, 13 और फिर 2 बार 14, याद हो जाएगा आराम से। तो आप सोच रहे होंगे सर इसको याद क्यों करना है, इसको इसीलिए याद करना है कि अब आप ये गिनती यहाँ लिखोगे, लिखोगे 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 11, 12, सॉरी 12, और ये आ जाएगा आपका 13, 14, 14। अभी तो कितना इजी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, टफ नहीं है, बहुत इजी है, आराम से याद हो जाएगा। बस आप गिनती याद रखनी है, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन होते ही होते हैं। अब आप आराम से बता दोगे कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं। कैसे बताओगे, देखो सीरियम का ले लेते हैं। अब आया आपका सीरियम, सीरियम का एटॉमिक नंबर होता है 58, ये रहा 54, ये रहा 2, 56 तो हो गया। अब 56 हो गया, गिनती में 1 इलेक्ट्रॉन आपका एफ में जाने वाला है, तो यानी कि 4f में केवल 1 जाएगा। तो देखो 54 और 2 56 और 1 57, जबकि एटॉमिक नंबर 58 है, तो 58वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है 5d में जाएगा, तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया।
अब अगर मुझे प्रेसियोडाइमियम का बनाना है 59 है ना, 54 तो ये हो गए और 2 ये हो गए 56, मतलब 56 तो फिक्स है, और 56 के साथ साथ 3 ये इलेक्ट्रॉन हो गए किसमें 4f में, तो 56 और 3 59 हुए कि नहीं हुए। देखो 54 और 2 6, 56 56 59, यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आने वाला, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब आगे बढ़ो 60 है तो 60 देखो 54 और 2 56, 56 तो सबका फिक्स है। अब 56 से आगे बढ़ो, एफ में कितने 4 60 हो गया, फिक्स है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। 56 फिक्स है प्रोमीथियम का, 61 है, 56 और 5 61, यहाँ भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। 56 तो फिक्स है ना, क्योंकि 54 और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं। 56 के बाद अब 62 करने के लिए मुझे 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 6 के 6 कहाँ भरे गए, एफ में भरे गए, यानी कि डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। 63 में आ जाओ, 56 और 7 63 फिक्स है, डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। 56 और 7 63, यानी कि डी में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर इसके डी में एक इलेक्ट्रॉन क्यों गया, क्योंकि हाफ फील्ड है, मैंने पहले कहा हाफ फील्ड स्टेबिलिटी ज्यादा शो करता है, इसलिए हाफ फील्ड के कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो गया। कहां पर, डी में, समझ में आ रही बात। अब यहाँ देखो 56 है और 56 और 9 65 है, यानी कि डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। 56 तो फिक्स है, 10 66, डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। 56 और 11 67, डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। 56 और 12 68, डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। 56 और 13 69, डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। 56 और 14 70, डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। 56 और 14 70, लेकिन एटॉमिक नंबर 71 है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा आपका, डी में आ जाएगा। तो ये रहा इसका पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सेमारियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। देखो सेमारियम 62 इसका एटॉमिक नंबर है, जीनोन 54 आ जाएगा। 4f में कितने इलेक्ट्रॉन है, देख लो 4f में है आपके 6 इलेक्ट्रॉन। 5d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन। और 6s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो यहां से आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रख सकते हो। 6s में 2 इलेक्ट्रॉन फिक्स है, जीनोन में 54 फिक्स है, तो 56 तो फिक्स हो गए इलेक्ट्रॉन। अब बाकी के इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे, उसके लिए आप एफ के लिए काउंटिंग स्टार्ट कर देना, 0 1, बस 2 को मिस करके 3 4 5 6, 2 बार 7 लिखना है, 8 को मिस कर देना है, 9 10 11 12 13 और 2 बार 14 लिख देना है। ये आप काउंटिंग कर लोगे यहां से। उसके बाद आप देख लो 56 तो फिक्स थे, 56 के बाद 0 आया किसमें, 4f में। अब एटॉमिक नंबर लेफ्टिनेंट की बात कर रहा हूं ना, 57 आना चाहिए भाई, 56 तो है ही, एफ में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, इसका मतलब डी में तो होगा वो 57वां इलेक्ट्रॉन। सीरियम में भी यही था, अगर 4 में एक इलेक्ट्रॉन है एफ में, तो एफ में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो 56 और 1 57 ही हो रहा है, जबकि एटॉमिक नंबर तो 58 है, तो 58वां इलेक्ट्रॉन कहाँ गया होगा, ऑब्वियसली सी बात है डी में गया होगा। बस ये ध्यान रखना है आपको। पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम डिस्कस करेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, तब तक के लिए